हेलो। वेलकम बैक। स्टैंडर्ड 12 का चैप्टर स्टार्ट करेंगे। स्टैंडर्ड 12 का सबसे पहला यूनिट है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। राइट, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंदर भी 4 पार्ट है। पहला वाला है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, फिर उसके बाद में आता है फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड, उससे रिलेटेड कंसेप्ट, फॉर्मूलाज। तीसरा आता है पोटेंशियल, राइट, और चौथा वाला आता है कैपेसिटेंस। और ये चारों पार्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के हिस्से है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स मतलब उस चीज की स्टडी, फिनोमिनान की स्टडी जिसमें चार्ज रेस्ट पे है। जैसे कि ये पेन मैंने ड्राई हैश पे रब की, राइट, तो इस प्लास्टिक की स्केल या पेन पे एक पावर आ जाएगा कि इट विल बी एबल टू अट्रैक्ट द स्मॉल पीसेस ऑफ पेपर। तो क्यों ऐसा हो रहा है, राइट, ऑलरेडी बचपन में लोअर क्लासेस में पढ़ा होगा कि इसको हम स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं। मतलब चार्जेस एट रेस्ट, जो भी चार्ज इस पर आया हुआ है वो रेस्ट पे है, फ्रिक्शन की वजह से चार्ज आया है। बहुत ज़्यादा डिटेल में मैं डिस्कस नहीं करूँगा इस चीज़ को, शुड बी वेरी क्लियर टू यू। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है कि चार्ज रेस्ट पे है, मतलब जो भी इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन्स आए हुए हैं या इसमें से इलेक्ट्रॉन्स गए हुए हैं तो वो इलेक्ट्रॉन्स मूव नहीं कर रहे। सो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में बेसिकली जब चार्ज रेस्ट पे है, राइट, जैसे ये पेन को मैंने चार्ज कर दिया तो इससे रिलेटेड वी कॉल इट एज ए इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, और इससे रिलेटेड ये 4 अलग अलग फिनोमिना और उससे रिलेटेड काफ़ी इन डिटेल्स कंसेप्ट है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, राइट। मैंने कहा फिर आएगा फील्ड, फिर आएगा पोटेंशियल, फिर आएगा कैपेसिटेंस। तो चार्ज एट रेस्ट ये 4 कैटेगरीज के अलग अलग कंसेप्ट कह दो या फिनोमिना दिखाता है। सो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स डेफिनेशन यही है, चार्जेस एट रेस्ट। 4 पार्ट्स में पढ़ेंगे, पहला वाला पार्ट आज डिस्कस करेंगे। तो पहले वाले पार्ट में है इलेक्ट्रोस्टैटिक यानी चार्जेस एट रेस्ट है। तो लेट्स से इस एक ऑब्जेक्ट पे चार्ज है और दूसरा एक और ऑब्जेक्ट है मेरे पास, राइट, इसके ऊपर भी चार्ज है, तो ये दोनों या तो अट्रैक्ट करेंगे या तो रिपेल करेंगे। तो उस फोर्स के बारे में डिटेल में जाएंगे। फोर्स पता है तुमको, बट दो चार्जेस के बीच का फोर्स कैसे कैलकुलेट करेंगे, खास करके वेक्टर मेथड से। सो वेक्टर्स तो तुम्हारा बहुत परफेक्ट होना ही चाहिए। सो इंट्रोडक्शन, the branch of the physics which deals with the study of charges at rest. The force between the static charges, field and potential due to these charges is called as electrostatic or static electricity or frictional electricity. So that is the electrostatics। फोर्स के बारे में पढ़ेंगे, फिर उसकी फील्ड, जो भी चार्ज रेस्ट पे है उसके आसपास की फील्ड, फोर्स, फील्ड, पोटेंशियल, और उसके बाद में कैपेसिटेंस भी आता है। सो इन सब फिनोमिनान की स्टडीज को हम कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। ये कुछ एग्जांपल्स है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के, राइट। बिजली का गिरना, बिजली का गिरना इट्स नथिंग बट जंपिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द क्लाउड टू द ग्राउंड। क्यों होता है, एग्जैक्टली क्या होता है, और इसको फिजिक्स के बेसिस पे या इक्वेशंस के बेसिस पे कैसे समझेंगे। फिर ये तो बचपन से ही तुम नोट करते आ रहे होंगे कि जो कोम्ब है इट इज एबल टू अट्रैक्ट दी हेयर्स, इट इज एबल टू अट्रैक्ट दी स्मॉल पीसेस ऑफ पेपर। सो पार्ट ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के क्यों ऐसा हो रहा है, राइट। थोड़ा बहुत आइडिया तो क्लियर है कि भाई चार्ज हो जाता है, फ्रिक्शन की वजह से इलेक्ट्रॉन्स लॉस्ट होते हैं या गेन्ड होते हैं, कोम्ब पे चार्ज आ जाता है। तो वो थियोरिटिकल अंडरस्टैंडिंग तो क्लियर है, बट मैथमेटिकल फॉर्म की अंडरस्टैंडिंग देखेंगे। सेम वे बलून्स भी ड्राई हेयर पे रब करो तो इट गेट्स अट्रैक्टिव पावर। काफ़ी बार ये भी देखा होगा कि स्क्रीन होती है उसके पास में हम हाथ वगैरह लेके जाते हैं तो हैज गेट अट्रैक्टेड टू इट। सो ये सब स्टैटिक चार्ज की वजह से होता है, और स्टैटिक चार्ज से रिलेटेड 4 फिनोमिनान्स को पढ़ने वाले हैं हम। एप्लीकेशंस ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, बहुत सारी जगह पर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स अप्लाई होता है।
widely used in the industries and daily life for the task requiring particle attraction, separation and coating. So separation and coating भी मतलब दो चीज़ों को सेपरेट करना, स्पेशली जब वो चार्ज हो। कोटिंग होती है खास करके मेटल्स पर, पाउडर कोटिंग कहते हैं उसको। पेंट एक अलग चीज़ है, बट कोट करते हैं पाउडर से, उसमें चार्ज देते, खास करके ये जो कार्स वगैरह होती है, इलेक्ट्रॉनिक्स की मेटालिक बॉडी होती है, रेफ्रिजरेटर कह दो, टेलीविज़न कह दो, वॉशिंग मशीन कह दो, तो उनकी बॉडीज़ पे जो पेंट होता है वो एक्चुअली पेंट नहीं होता है, एक पाउडर का कोटिंग होता है, और इलेक्ट्रोस्टैटिकली वो एक दूसरे से बाकी बहुत स्ट्रांगली चिपका हुआ रहता है। बहुत कंपेयर्ड टू द पेंट, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक कोटिंग काफ़ी हायर लेवल का प्रोटेक्टिव या अपीयरेंस लुक देता है। सो की एप्लीकेशंस इंक्लूड्स इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रिसिपिटेटर्स फॉर एयर क्लीनिंग, राइट, हवा भी जो क्लीन करते हैं, एयर प्यूरिफायर्स, जेरोक्स मशीन्स, लेजर प्रिंटर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक पेंटिंग्स, इंकजेट प्रिंटर, पेपर डालते हैं प्रिंट होके बाहर आता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूज होता है, मिनरल सेपरेशन, और बहुत बहुत ही सारी चीज़ें हैं जिसके अंदर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स यूज होता है। एक ऊपर ऊपर से उसके टाइटल्स याद रख सकते हो, एनवायरमेंटल एंड इंडस्ट्रियल क्लीनिंग, प्रिसिपिटेटर्स यानी हवा में से जो भी चार्ज पार्टिकल्स है उसको प्रिसिपिटेट कर देता है, रिमूव कर देता है, डस्ट बोलो, पॉल्यूटेंट्स बोलो, इंडस्ट्रियल एग्जॉस्ट गैसेस, और बाय चार्जिंग पार्टिकल्स एंड ट्रैपिंग देम ऑन अपोजिटली चार्ज्ड प्लेट्स। फिर जेरोक्स मशीन्स में यूज होता है, लेजर प्रिंटर्स में यूज होता है, इंकजेट प्रिंटर्स में यूज होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक पेंटिंग एंड कोटिंग, मैंने कहा पाउडर कोटिंग, राइट, मिनरल्स separations used in mining industry to separate specific minerals from the sand, सेफ्टी एंड प्रोटेक्शन, लाइटनिंग रॉड्स, राइट, बड़ी बड़ी बिल्डिंगों पे त्रिशूल लगा हुआ रहता है, एक्चुअली में त्रिशूल नहीं है, वो लाइटनिंग प्रोटेक्शन है कि जब भी बिजली गिरती है तो बिल्डिंग को डैमेज ना करते हुए वो त्रिशूल से होते हुए जमीन में चली जाए। सो एक्चुअली में वो त्रिशूल नहीं है, वो लाइटनिंग कंडक्टर है, या लाइटनिंग से उस बिल्डिंग को या जगह को बचाता है। तो एक स्पेसिफिक एरिया, लेट्स से आप 10 मीटर स्क्वायर या 50 मीटर स्क्वायर का एक एरिया ले लो, तो उसके अंदर जो भी टॉलेस्ट बिल्डिंग है उसके ऊपर ऐसा त्रिशूल लगा हुआ है, राइट, तो उतना एरिया लाइटनिंग से बच जाएगा। क्यों, वो भी हम आगे देखेंगे कैसे होता है वो, ऐसे कैसे वो त्रिशूल लाइटनिंग से हमको बचा देता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग, ये भी बहुत डिटेल में डिस्कस करेंगे। ऐसा सुना होगा कि भाई जब बिजली कड़क रही हो तो ग्राउंड पे हमें लेट जाना चाहिए रेदर देन बीइंग बिलो द ट्री। क्यों, विल डिस्कस अहेड। फिर इट्स सेफर टू बी इनसाइड ए कार व्हेन इट इज लाइटनिंग, बिजली अगर गाड़ी पे भी गिरेगी ना तो तुमको कुछ नहीं होगा। सेम वे अगर एरोप्लेन में जा रहे हो तो एरोप्लेन तो बादलों के बीच से ही जाता है, तो क्या एरोप्लेन पे बिजली नहीं गिरती होगी? गिरती है, बट तुम्हें कुछ नहीं होता है। सो इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग एक फिनोमिनन है, उस वजह से गाड़ी के अंदर बैठा हुआ इंसान बच जाता है, एरोप्लेन के अंदर बैठा हुआ इंसान बच जाता है। नेचुरली ये सब चीज़ें होती है और इनको साइंटिस्टों ने डिस्कवर किया था, और फिर इसके हमने इंडस्ट्रियल कह दो, मैन मेड कह दो, या आर्टिफिशियल यूजेस भी ढूंढ लिए। इलेक्ट्रोस्टैटिक डस्टिंग, टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरिंग, एग्रीकल्चरल स्प्रेइंग, तो ऐसे काफ़ी सारे यूजेस है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के। तो स्टार्ट करते हैं थियोरेटिकल टॉपिक से कि व्हाट इट इज, राइट। तो सबसे पहला वाला है चार्ज। चार्ज को कैसे डिफाइन करेंगे, व्हाट डू मीन बाय चार्ज? तो इन सिंपल वर्ड्स चार्ज को हम ये कह सकते हैं कि इट इज द इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ बॉडी। क्या मतलब होता है इंट्रिंसिक का? इंट्रिंसिक का मतलब यही हुआ डिफॉल्ट, बाय डिफॉल्ट अगर कोई भी ऑब्जेक्ट है, मैटर है, राइट, अगर वो स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है तो फॉर श्योर उसके पास मास है ही, क्वेश्चन मार्क नहीं खड़ा कर सकते, ऑलरेडी एक्सपेरिमेंटली प्रूवन है,
राइट। जैसे बचपन में पढ़ा था कि एयर ऑक्यूपाइज स्पेस एंड हैज ए मास हैज ए वेट। सो डिफॉल्ट कि अगर कोई चीज स्पेस ऑक्यूपाई कर रही है तो उसके पास मास है, उसके पास वेट है, राइट। उसकी कुछ ना कुछ डेंसिटी होगी, उसका कुछ ना कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज होगी, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट। सो सेम वे चार्ज भी एक डिफॉल्ट प्रॉपर्टी है मैटर की। कोई भी मैटर ले लो, कोई भी मैटर ले लो, चाहे ये घड़ी ले लो, पेन ले लो, तो हर चीज एटम्स की ही बनी हुई है। और एटम के अंदर पता है प्रोटॉन्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। प्रोटॉन से तो अभी हमें कुछ लेना देना नहीं है, वो न्यूक्लियस के अंदर बाइंड रहते हैं, बट आउटर मोस्ट ऑर्बिट इलेक्ट्रॉन्स जो कि फ्री होते हैं, राइट, चले जाते हैं, आ जाते हैं। तो चार्ज इज ए इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी, इट्स ए डिफॉल्ट प्रॉपर्टी ऑफ द बॉडी। यूनिट्स ऑफ द चार्ज, सो चार्ज का एसआई यूनिट और सीजीएस यूनिट। सो एसआई यूनिट है कोलोम, कोलोम स्पेलिंग लर्न कर लो, कोलोम डिनोटेड बाय सी। और सीजीएस यूनिट है स्टेट कुलुम। सीजीएस यूनिट आता है चार्ज का स्टेट कुलुम। वैसे ये सीजीएस यूनिट की जरूरत नहीं पड़ती है। स्टेट कुलुम का सिनोनेम भी है फ्रैंकलिन, जो साइंटिस्ट ने बिजली से रिलेटेड खोज की थी। अगर तुम्हें बचपन में याद हो कि वो पतंग उड़ा रहा था और उसको बिजली का शॉक जैसा लगा था, तो वो साइंटिस्ट था जिसने पहली बार उसको, या पहली बार किसी इंसान को एहसास हुआ था कि ऐसा चार्ज रिलेटेड या बिजली रिलेटेड एक्सपीरियंस हुआ था। और फिर उसने बाद में थोड़ा रिसर्च करके एक इलेक्ट्रोस्टैटिक से रिलेटेड इंट्रोडक्शन दिया। इसका एक और सिनोनिम है ESU, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। फिर इसका रिलेशन भी है कि 1 ESU लिखना बेटर रहता है, इसलिए मैं ESU लिखता हूँ, स्टेट कुलुम। सो 1 ESU इज 3 into 10 to the power 9 coulombs. 1 coulomb is equals to 3 into 10 to the power 9 ESU. One coulomb is 3 into 10 to the power 9 ESU, राइट। फिर एक और यूनिट है ESU, फ्रैंकलिन, स्टेट कुलुम, इन सबका मतलब एक ही है। फिर एक और यूनिट है EMU। 1 EMU इज इक्वल्स टू 10 कुलम्स। ये भी एक रिलेशन याद रखो, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट। ये सब सीजीएस कैटेगरीज में फॉल करता है, जिसमें से ये तीनों सेम है, एक दूसरे के सिनोनिम्स है। EMU एक अलग यूनिट है विच इज इक्वल टू 10 कुलम्स। मोस्टली तो कहीं पे दिखता नहीं है ये, बट स्टिल इफ यू हैव द नॉलेज और कभी आ गया तो यू कैन यूज इट। फिर क्वांटाइजेशन ऑफ द चार्ज, ठीक है। इसमें फिर एक और चीज ये इंक्लूड कर सकते हैं कि हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स मेक 1 कुलम। सो कैलकुलेशंस कर सकते हो। सो 1 कुलम ऑफ चार्ज, 1 कुलम का चार्ज चाहिए। एक इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है? एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कुलम्स का चार्ज होता है। तो अगर 1 कुलम का चार्ज चाहिए तो कितने इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए? सो फॉर 1 कुलम, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रिक्वायर्ड इज 6.25 इंटू 10⁻18। ये क्रॉस मल्टीप्लाई करके करोगे तो ये ऐसा मिलेगा। सो इतने इलेक्ट्रॉन्स मिलके एक कुलम का चार्ज बनाते हैं। मतलब इतने इलेक्ट्रॉन्स अगर मुझ पर आ गए तो -1 कुलम का नेगेटिव चार्ज मुझ पर आया, और इतने इलेक्ट्रॉन्स मेरे में से चले गए तो मुझ पर +1 कुलम का चार्ज आएगा। इतने सारे इलेक्ट्रॉन्स मेरे ऊपर आ जाएंगे तो क्या मेरा वजन 1 किलो से बढ़ जाएगा कि कम हो जाएगा?
थोड़ा सा बढ़ेगा। इलेक्ट्रॉन्स का मास बहुत बहुत ही 10 to the power-31, 10 to the power-31, 32 इतना नेगेटिव लेवल का या इतने छोटे लेवल का मास होता है, तो कोई फर्क नहीं पड़ता है इतने सारे इलेक्ट्रॉन्स आ गए या चले गए, इससे तो बहुत ज़्यादा ही आते हैं और जाते हैं। सो हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स मेक अप ए 1 कूलम। फिर उसके बाद में क्वांटाइजेशन ऑफ द चार्ज क्या होता है। क्वांटाइजेशन का मतलब, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, इसको वर्ड्स में ऐसा कहते हैं कि क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का मतलब है कि चार्ज इज क्वांटाइज्ड। चार्ज इज क्वांटाइज्ड को और थोड़ा बेहतर लिखे तो इसका मतलब ये होता है कि चार्ज कैन बी ट्रांसफर्ड ओनली इन इंटीग्रल नंबर्स। मतलब के ऐसा कुछ के Q इज इक्वल्स टू एन ई, मतलब जो भी चार्ज आएगा वो इंटीग्रल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन का आएगा। इंटीग्रल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मतलब n हो सकता है 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन। तो कहने का मतलब है कि मतलब अगर 200 इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर हुए हैं तो 200 इंटू चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन, इतना चार्ज बॉडी पे आएगा, पॉजिटिव या नेगेटिव। समझ में आया। सो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज मतलब इंटीग्रल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इंटीग्रल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, चार्ज कैन बी ट्रांसफर्ड या एक्वायर्ड ओनली इन इंटीग्रल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। मतलब या तो एक इलेक्ट्रॉन जाएगा, दो इलेक्ट्रॉन जाएगा, तीन इलेक्ट्रॉन जाएंगे, 100, 200, 500, 1000, 10,000, 10,000, 224, बट कभी डेसिमल पॉइंट में वो पॉसिबल नहीं है। तुम ऐसा कहो कि भाई 1,25,000 इलेक्ट्रॉन्स गए, तो ये डेसिमल पॉइंट वाला जो मैथमेटिकल पार्ट है वो नहीं चलेगा। दैट इज व्हाट द लॉ ऑफ क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज सेज। मतलब या तो मैं पूरा का पूरा एक इलेक्ट्रॉन ले सकता हूं या दे सकता हूं। सो इंटीग्रल मल्टीपल में ही इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर होंगे। फिर नेक्स्ट आता है इलेक्ट्रिक चार्ज इज एडिटिव, या ऑब्वियसली यस, चार्ज इज स्केलर, और क्योंकि चार्ज स्केलर है हेंस इट कैन बी एल्जेब्रिकली एडेड। एल्जेब्रिकली एडेड का मतलब और कौन सा दूसरा एडिशन हो सकता है, और कोई दूसरा एडिशन है? बताओ। मैंने पूछा कि चार्ज इज स्केलर हेंस इट कैन बी एल्जेब्रिकली एडेड, और कोई एडिशन पॉसिबल है क्या एल्जेब्रिक एडिशन के अलावा? वेक्टर एडिशन, फिजिक्स पढ़ रहे हो तो एल्जेब्रिक एडिशन जो कि पढ़ते आए थे 10 तक, और वेक्टर एडिशन जो स्टैंडर्ड 11 से तुमने पढ़ना शुरू किया। फोर्स ऑफ 10 न्यूटन प्लस फोर्स ऑफ 10 न्यूटन डज नॉट मीन्स 20 न्यूटन्स, है ना। दोनों की डायरेक्शंस भी कंसीडर करनी पड़ती है। सो एक होता है एल्जेब्रिक एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन डिवीजन, दूसरा होता है वेक्टर एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन डिवीजन। 11th का ही जो स्टार्टिंग का फर्स्ट चैप्टर था उसमें, फर्स्ट चैप्टर नहीं, सेकंड चैप्टर मोशन इन ए प्लेन, उसके अंदर वेक्टर्स बहुत डिटेल में डिस्कस किया है। मतलब वो चैप्टर ही पूरा इंट्रोड्यूस करता है कि वेक्टर्स होते क्या है, और फिर थ्रू आउट हर चैप्टर का इंट्रिंसिक हिस्सा बन जाता है वेक्टर्स। सो लेट्स से ये मैंने एक ऐसा क्वेश्चन दिया है कि बॉडी एक्वायर्स +5 कूलम्स, फिर -15 और फिर +50, तो उसके ऊपर चार्ज कितना होगा? तो सिंपल एल्जीब्रिक एडिशन, राइट। सो 15 में से 5 गया 10, तो ये +40 कूलम्स का बॉडी के ऊपर चार्ज आएगा।
So that is what the topic says. Electric charge is additive, electric charge is a scalar quantity. फिर नेक्स्ट आता है टाइप्स ऑफ चार्जेस, या ऐसा भी कह सकते हो नेचर ऑफ चार्जेस. तो टाइप्स ऑफ चार्जेस, देयर आर टू टाइप्स, या नेचर इज ऑफ टू टाइप्स, पॉजिटिव एंड नेगेटिव. पॉजिटिव मतलब डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और नेगेटिव मतलब एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. सो अभी इस वक्त तुम्हारे पास में क्या है, एक्सेस है या डेफिशिएंसी है इलेक्ट्रॉन्स की. लेट्स से तुम चेयर पे या बेंच पे बैठे हुए हो, पढ़ रहे हो, तो क्या है तुम्हारे पास, एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है या डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है. सो नेचुरली बॉडी tries to be न्यूट्रल ही होती है बॉडी, पर कुछ एक्सीडेंटल सर्कमस्टेंसेस की वजह से या तो हम में से इलेक्ट्रॉन्स चले जाते हैं या हम पर इलेक्ट्रॉन्स आ जाते हैं. राइट, ये पेन अभी न्यूट्रल ही है, बट ये देखो एक्सीडेंटल सर्कमस्टेंस यानी मोस्टली वो फ्रिक्शन ही होता है, हवा का फ्रिक्शन हो, रबिंग करने की वजह से फ्रिक्शन हो. राइट, उस वजह से इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन्स आ जाते हैं या इलेक्ट्रॉन्स चले जाते हैं. इस पर इलेक्ट्रॉन्स आए या इस पर से इलेक्ट्रॉन्स चले गए, वो पता लगाना है तो गोल्डलिफ इलेक्ट्रोस्कोप यूज करना पड़ेगा. सो नेचुरली बॉडी ट्राइज टू बी न्यूट्रल, राइट, बट कुछ एक्सीडेंटल सर्कमस्टेंसेस की वजह से बॉडी पर एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स या बॉडी इलेक्ट्रॉन्स लूज कर बैठती है. जैसे एग्जांपल, विंटर सीजन्स में जब हम अच्छा खासा फर का ब्लैंकेट या सिल्क का ब्लैंकेट ओढ़ कर सोते हैं, वुडन बेड होना चाहिए, मेटालिक बेड नहीं, वुडन बेड. सो वुडन बेड क्या करता है, तुमको जमीन से इंसुलेट करता है. तो फ्रिक्शन की वजह से पूरी रात वो ब्लैंकेट हम पर था, इधर उधर डोलना, फ्रिक्शन की वजह से इलेक्ट्रॉन्स लूज हो जाते हैं हम में से. और जैसे ही हम सुबह उठ के पैर नीचे रखते हैं ना, हमको एक माइल्ड झटका, शॉक जैसा लगता है. राइट, सो वो क्या हुआ, जैसे ही जमीन के संपर्क में आए बॉडी ने अपने आप को न्यूट्रलाइज कर दिया. मतलब अगर ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स आ गए थे तो जमीन में चले गए, और इलेक्ट्रॉन्स की कमी हो गई थी, जमीन में से तुम पर आ गए. फिर एक और वो एक्सपेरिमेंट भी है, प्लास्टिक की चेयर पे ऐसा पैर फोल्ड करके बिठा दो, राइट, और पीछे तौलिए से दे धनाधन मारो, इंसान को नहीं, चेयर को पीटो. तो वो जो मारेंगे हम, उसमें भी फ्रिक्शन की वजह से इलेक्ट्रॉन्स लूज हो जाएंगे. अब जैसे ही कोई इंसान जमीन पे खड़ा है और वो प्लास्टिक चेयर पर बैठे हुए इंसान को छुएगा, तो जमीन पर खड़े हुए इंसान को शॉक लगेगा, क्योंकि मेरे में से होते हुए इलेक्ट्रॉन्स उसके अंदर गए, उसको न्यूट्रलाइज किया. या उसके अंदर एक्सेस इलेक्ट्रॉन्स थे, तो उस एक्सेस इलेक्ट्रॉन्स मेरे थ्रू जमीन में गए, मुझे शॉक लगेगा. वो तो इंसुलेटेड है, चेयर के ऊपर बैठा हुआ है, और या तो फिर वो खुद जमीन पे पैर रखेगा तो उसको शॉक लगेगा. राइट, सो ये सब इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है. और नेचुरली बॉडी न्यूट्रल हो ही जाती है जैसे ही उसको जमीन के कांटेक्ट में आएगी, ये दीवार के कांटेक्ट में आएगी. राइट, या लेट्स से एक मेटालिक स्टैंड है और जमीन से जुड़ा हुआ है, उसको हम टच करेंगे, तो नेचुरली बॉडी न्यूट्रल हो ही जाएगी. और जैसा कि मैंने कहा कि बॉडी के ऊपर कौन सा चार्ज आएगा, तो बॉडी पे जो भी चार्ज आता है वो चार्ज हम इलेक्ट्रोस्कोप से पता लगा सकते हैं. ये भी बचपन में पढ़ा हुआ है, गोल्डलिफ इलेक्ट्रोस्कोप. ऐसा कुछ ग्लास की जार होती है, ऊपर डिस्क होती है, यहाँ पर पतले से गोल्ड लीफ होते हैं. राइट, जैसे मुझे ये पता लगाना है इसका, सबसे पहले गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप को यूज करने के लिए तो स्टेप 1 है चार्जिंग, कि भाई गोल्ड लीफ को चार्ज कर दो, पॉजिटिवली चार्ज कर दो या नेगेटिवली चार्ज कर दो. राइट, सो इनिशियली गोल्ड लीफ ऐसे जमा होते हैं, न्यूट्रल कंडीशन में है, इसको छू के जमीन पे खड़े रहो, अर्थिंग कर दो सबसे पहले. फिर उसके बाद में पॉजिटिवली चार्ज बॉडी को लाके इसको
छू के रखो, 2-5 सेकंड बहुत हो गई, गोल्ड लीफ दूर दूर चले जाएंगे। क्यों? क्योंकि दोनों लीफ पे पॉजिटिव चार्ज है। गोल्ड क्योंकि एक बेस्ट कंडक्टर है, वो यूज करता है। सिल्वर का लीफ हो तो भी चलेगा, कॉपर का लीफ है तो भी चल जाएगा, बट गोल्ड में ये जो चार्ज का कंडक्शन है बहुत इजीली हो जाता है, इसलिए गोल्ड को यूज करते हैं। अब ये पॉजिटिवली चार्ज हो गया, इस रॉड को हटा लो। अब मुझे ये पता लगाना है कि मेरी इस पेन पे कौन सा चार्ज है, तो मैं इसको ऐसे टच कराऊंगा। टच कराने पे अगर गोल्ड लीफ पास पास में आ जाते हैं तो इस पर नेगेटिव चार्ज था, उस नेगेटिव ने पॉजिटिव को न्यूट्रलाइज किया, इसीलिए ये रिपल्शन कम होके लीव्स पास पास आ गए। और अगर लीव्स के फैलाव में कोई भी बदलाव नहीं आता है, मतलब कि ये मेरी पेन ऑलरेडी न्यूट्रल थी, राइट। सो गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप सबसे पहले उसका होता है चार्जिंग, और चार्जिंग के बाद में हम आइडेंटिफाई करते हैं कि नेचर ऑफ चार्ज क्या है। अब इसको मुझे पॉजिटिवली चार्ज करना है गोल्ड लीफ को, या नेगेटिवली चार्ज करना है, तो मुझे कैसे पता चलेगा कि ये पेन को रब करने से इस पर पॉजिटिव ही आया है? ठीक है, ब्लैंकेट खुद पे रगड़ने से मुझ पर पॉजिटिव आया, या ब्लैंकेट पे नेगेटिव आया, या तो फिर ब्लैंकेट पे पॉजिटिव आया मुझ पर नेगेटिव आया, ये कैसे पता चले? सो उसके लिए ये कुछ स्टैंडर्ड पैर्स है, ये स्टैंडर्ड पैर्स है। इन पैर में हमेशा ऐसे ही चार्ज आता है। जैसे कि ग्लास रॉड को सिल्क से रब करोगे तो कंपलसरी ग्लास रॉड पे पॉजिटिव चार्ज ही आएगा, ये एक्सपेरिमेंटली प्रूवन है। क्यों मत पूछो। फॉर कैट स्किन बोल दो, मतलब जिनके बाल सिल्की जैसे हैं वो भी कह दो, बट कैट स्किन तो, या वुलन क्लॉथ को रब करेंगे एबोनाइट एम्बर या रबर पर, तो इन चीजों पर नेगेटिव चार्ज आएगा, वुल पे कंपलसरी पॉजिटिव चार्ज आएगा। सो ऐसी ही ये कुछ पैर्स है कि अगर स्टैंडर्ड कंडीशन में तुमको सिर्फ पॉजिटिव ही पॉजिटिव चार्ज चाहिए तो सिल्क को ग्लास रॉड पे रब करो, ग्लास रॉड पे जो चार्ज आएगा वो पॉजिटिव है। सो इस तरह की ये कुछ स्टैंडर्ड पैर्स है जो हमको पॉजिटिवली या नेगेटिवली चार्ज करने में हेल्प करती है। टाइप्स ऑफ मटेरियल, कंडक्टर्स, इंसुलेटर्स, डाइलेक्ट्रिक्स, राइट, सिंपल है। कंडक्टर्स सबसे पहले डाइलेक्ट्रिक्स देख लेते हैं। डाइलेक्ट्रिक्स मटेरियल that do not allow electricity to pass through it, but allow electrical effects to pass through. इलेक्ट्रिकल इफेक्ट्स मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस, सो उसको इलेक्ट्रिकल इफेक्ट्स कहते हैं, राइट। जैसे कि इस्त्री, तो करंट ही जाता है, बिजली जाती है इस्त्री में। अब नीचे वाले प्लेट पे टच करो तो तुम्हें गर्म लगेगा, लेकिन इलेक्ट्रिक शॉक नहीं रहेगा। क्यों? क्योंकि उसकी नीचे की प्लेट के ऊपर एक डाइलेक्ट्रिक मटेरियल रखा हुआ आता है, जैसे कि माइका एक डाइलेक्ट्रिक मटेरियल है। माइका कैसा, ऐसा स्लेट जैसा आता है, ऐसी सूखी हुई मुल्तानी मिट्टी की प्लेट समझ लो। सो ऐसा वो मटेरियल आता है। अब वो मटेरियल क्या करेगा, ऊपर कॉइल होंगी जिसमें से बिजली पास हो रही है। अब वो बिजली की वजह से पैदा होने वाली हीट नीचे चली जाएगी, पर बिजली खुद नीचे नहीं जा पाएगी। सो उसको हम कहते हैं डाइलेक्ट्रिक्स मटेरियल। बहुत फ्रीक्वेंटली यूज होने वाला है ये मटेरियल, डाइलेक्ट्रिक मटेरियल्स, वो जो सिर्फ इलेक्ट्रिकल इफेक्ट्स को पास होने देते हैं, ना कि इलेक्ट्रिसिटी को। एग्जाम्पल है कुछ तरह के प्लास्टिक्स, माइका मैंने कहा, राइट, पोर्सेलेन, या ऐसे कुछ मटेरियल्स है जिनको हम डाइलेक्ट्रिक, कुछ तरह के ऑयल भी है कि जो डाइलेक्ट्रिक का काम करते हैं। फिर इंसुलेटर्स तो क्लियरली पता ही है कि डू नॉट अलाउ बिजली टू पास थ्रू। एग्जाम्पल्स भी बहुत सारे हैं, राइट, रोटी कपड़ा और मकान, क्लॉथ्स, प्लास्टिक, वुड, ये सब चीजें। और कंडक्टर्स वो मटेरियल्स है जो
allow electricity to pass through. ये वर्ड्स हीट से रिलेटेड भी यूज होते हैं. सो कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, तब ये लिखना है कंडक्टर्स ऑफ हीट, तो भी चलाओ हीट टू पास थ्रू. कॉमन वर्ड्स है बट वर्ड्स के साथ साथ एक सफिक्स जुड़ता है. कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इंसुलेटर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. डाइलेक्ट्रिक्स तो इलेक्ट्रिसिटी में ही यूज होता है. सो अलाउ इलेक्ट्रिसिटी टू पास थ्रू, इसका बेस्ट एग्जांपल है मेटल्स. मोस्टली सारे मेटल्स, उसमें खास करके सिल्वर ले लो, गोल्ड ले लो, तांबा ले लो, ये सब. लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज. और लॉ ऑफ कंजर्वेशन का कॉमन स्टेटमेंट भी तुम्हें याद होना ही चाहिए. क्या कहता है वो, कि जो भी चीज के साथ में लॉ ऑफ कंजर्वेशन जुड़ा हुआ है उसको ना तो हम बना सकते हैं, ना ही उसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं. कैन नेदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड. हाँ, पर उसको एक जगह से दूसरी जगह पर हम स्थापित कर सकते हैं, बट कैन बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन बॉडी टू अदर बॉडी. मतलब कि मैं कभी इलेक्ट्रॉन्स को बना नहीं सकता, बिगाड़ उनको तोड़ भी नहीं सकता. हाँ, इलेक्ट्रॉन्स मुझ में से मुझको किसी और में देने हैं वो हो सकता है, दूसरे में से मुझे इलेक्ट्रॉन्स चाहिए वो हो सकता है. दैट इज व्हाट लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ द चार्ज सेज, कि चार्ज कैन नेदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन बी जस्ट ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी. फिर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का एकदम असली वाला टॉपिक, कुलुम्स लॉ. कुलुम्स लॉ, दो चार्ज है मेरे पास, राइट दोनों ही पॉजिटिव है, लेट्स से Q1 और Q2. दो चार्जेस है मेरे पास, दोनों ही पॉजिटिव है, तो इन दोनों के बीच में ऑब्वियसली रिपल्शन ही होगा. बट रिपल्शन का मैग्नीट्यूड और रिपल्शन का डायरेक्शन. सो कुलुम्स लॉ क्या देता है मुझे, कि दो चार्जेस से उसके बीच का जो भी इंटरेक्शन है उसका मैग्नीट्यूड और उसका डायरेक्शन. सो कुलुम्स लॉ ऐसा कहता है कि भाई ये जो दो चार्जेस है उनके बीच में जो भी फोर्स होगा विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द टू चार्जेस, चाहे अट्रैक्टिव हो या रिपल्सिव हो. द फोर्स ऑफ इंटरेक्शन, चाहे अट्रैक्टिव हो या रिपल्सिव हो, द फोर्स ऑफ इंटरेक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द टू चार्जेस, एंड दैट फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम. दो चार्जेस के बीच के डिस्टेंस जो भी है उसके स्क्वायर से इनवर्सली प्रोपोर्शनल. इसको हम इनवर्स स्क्वायर लॉ भी कहते हैं. बहुत सारे फिनोमिना इसको फॉलो करते हैं. क्या है इनवर्स स्क्वायर लॉ का मतलब, कि डिस्टेंस का स्क्वायर विल रेड्यूस द फोर्स, राइट. सो जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ेगा फोर्स कुछ ज्यादा ही कम होते जाएगा. और इसको ग्राफिकली, ये इनवर्स स्क्वायर लॉ को ग्राफिकली हम ऐसे भी डिनोट कर सकते हैं कि ये डिस्टेंस स्क्वायर है और ये फोर्स है, तो ऐसे कम हो जाएगा, राइट. पैराबोलिक ग्राफ है, कम होते जाएगा फोर्स. जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ेगा फोर्स कम होते जाएगा. अब जीरो नहीं कर देना, इनवर्स स्क्वायर लॉ में ये इनमें कभी भी फोर्स जीरो नहीं होता है, चाहे दो चार्ज के बीच का डिस्टेंस कितना भी हो. एक छोटा सा इलेक्ट्रॉन इधर है और एक छोटा सा इलेक्ट्रॉन प्लूटो पे है, इवन दो वो दूसरी गैलेक्सी में भी क्यों ना हो, हम ऐसा नहीं कह सकते कि इन दोनों के बीच में फोर्स जीरो है. इन दोनों के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कुछ ना कुछ तो है, चाहे नेगेटिव पावर में कोई भी नंबर आ जाए, बट होगा जरूर. ग्रेविटेशन में भी पढ़ा था कि एक मास इधर है, चाहे ये पेन ले लो और दूसरी पेन एंड्रोमेडा गैलेक्सी में किसी और के पास है, तो ये दोनों पेन के बीच में अट्रैक्शन होगा ही होगा, चाहे कितना छोटा सा ही क्यों ना हो, बट होगा जरूर.
So Coulomb's law, force is directly proportional to the product of the two charges and it is inversely proportional to the square of the distance between them. दोनों को combine करते हैं और प्रोपोर्शनलिटी साइन को रिमूव करते हैं तो वी गेट के Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर. ये डेरिवेशन है. इस डेरिवेशन के लिए तुम ऐसा कंसिडरेशन भी लिख सकते हो कि भाई कंसीडर टू चार्जेस Q1 and Q2 separated by distance r. Therefore, applying Coulomb's law to it. और ऐसा पहले स्टेटमेंट लिखना है, फिर कंसिडरेशन, फिर डायग्राम एंड देन अप्लाइंग द Coulomb's law. So F is equals to K Q1 Q2 by R square. K के बारे में भी डिस्क्रिप्शन लिखना है. क्या डिस्क्रिप्शन लिखोगे K के बारे में? K is constant of proportionality. पर इस constant of proportionality को एक स्पेशल नाम दिया गया है. K is constant of proportionality. इसका नहीं, नाम कुछ नहीं है, इसको कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी ही कहते हैं. और k की वैल्यू है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और डिजिट्स में इसकी वैल्यू है 9 इंटू 10 टू द पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर. इसी में से आया है यूनिट. k को सब्जेक्ट बना दो, न्यूटन मीटर स्क्वायर और दोनों कूलम्ब नीचे जाएंगे तो कूलम्ब स्क्वायर. सो k इज कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी. k का एक्सपांशन है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट. यहां पर इसको ऐसे भी लिख सकते हो कि therefore f can also be written as 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 by R स्क्वायर. और डिटेल में मतलब k आया, k का भी कुछ एक्सपांशन है और k के भी कुछ एक्सपांशन में हमको मिलता है ये एप्सिलॉन नॉट. 4 पाई तो नंबर्स ही है. सो अब और थोड़ा डिटेल के व्हाट इज एप्सिलॉन नॉट. एप्सिलॉन नॉट इज कॉल्ड एज एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस और उसकी वैल्यू है एप्सिलॉन नॉट की 8.85 इंटू 10 टू द पावर -11. 8.85 इंटू 10 टू द पावर -11 कूलम्ब स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर. अगेन यहीं से ही मैंने यूनिट लिया है. एप्सिलॉन नॉट को इधर शिफ्ट कर दो तो कूलम्ब स्क्वायर न्यूटन मीटर स्क्वायर. क्या है ये एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस? तो मैंने कहा कि एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस का मतलब कि फ्री स्पेस में से, फ्री स्पेस मतलब या तो हवा या वैक्यूम, तो उस जगह से इलेक्ट्रिकल इफेक्ट्स कितने इजीली पास ऑन हो पाएंगे. जैसे कि एक चार्ज इधर है, दूसरा चार्ज लेट से थोड़ा सा दूर है, अब बीच में हवा है तो दोनों के बीच में फोर्स कुछ है. अब मैं दोनों के बीच में कुछ मीडियम भर देता हूं, लेट से पानी या लेट से कुछ ऑयल या लेट से लकड़ा रख देता हूं या लेट से मेटल की बड़ी प्लेट या बड़ा रॉड रख देता हूं. तो ये जो भी अलग अलग मीडियम रखूंगा उस हिसाब से दोनों के बीच का फोर्स भी चेंज होगा. क्यों? क्योंकि जो भी मीडियम है वो इलेक्ट्रिकल इफेक्ट्स को राइट अलग अलग तरीके से परमिट करेगा. अलग अलग तरीके से मतलब अलग अलग क्या कहते हैं, अलग 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 रिस्पॉन्स देगा वो इलेक्ट्रिकल इफेक्ट्स को. जैसे कि मैं बोल रहा हूं तो सामने कोई बैठा है तो हवा का रिस्पॉन्स ह्यूमन वॉइस के लिए अच्छा है, बहुत क्लियरली ट्रैवल कर जाता है. बट सेम वे अगर बीच में मीडियम में पानी रख दूं तो तुम पानी में हो, दूसरा भी इंसान पानी में है और मैं बोल रहा हूं तो क्या उसको सुनाई देगा? नहीं सुनाई देगा. सो पानी की परमिटिविटी ह्यूमन वॉइस के लिए सही नहीं है. सो वैसे ही परमिटिविटी का मतलब है कि वो कितना इजीली इलेक्ट्रिकल इफेक्ट्स को पास होने देगी.
वैसे मैग्नेटिक परमिएबिलिटी भी होती है, वो मैग्नेटिज्म वाला चैप्टर आएगा तब देखेंगे। तो एप्सिलॉन नॉट इज कॉल्ड एज एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। ये स्टैंडर्ड परमिटिविटी है, वैक्यूम की कह दो या एयर की कह दो, वैक्यूम और एयर दोनों को सेम ही कंसीडर करते हैं। सो ये है कूलम्ब्स लॉ एंड एप्सिलॉन नॉट इज कॉल्ड एज एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ द फ्री स्पेस। सो यहां तक रखते हैं, फिर नेक्स्ट क्लास से हम कूलम्ब्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय।